नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सिधिया। मित्रों, देश में इन दिनों यह चर्चा गर्म है कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा। कई नामों पर अटकलबाजी चल रही है। अखबारों में जो नाम छपते हैं वे सिर्फ अटकलबाजी ही होते हैं। राजनीति का वह जमाना और था जब राजनीतिक नेताओं को थोड़ी बहुत जानकारियां हुआ करती थी और उन्हीं से छनकर खबरें आती थी। तब कई बार खबरें सही भी हो जाया करती थी, बल्कि ज्यादातर सही हो जाया करती थी। अटल बिहारी वाजपेयी के समय तक राजनीतिज्ञों को जानकारियां हुआ करती थी। उस समय जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के उम्मीदवारों के नाम चल रहे थे तो अब्दुल कलाम का नाम बहुत बाद में चर्चा में आया था। अब्दुल कलाम ने खुद अपनी पुस्तक में इसका खुलासा किया है कि प्रधानमंत्री का फोन आने के बाद और उनकी सहमति हो जाने के बाद उनका नाम उजागर हुआ था। लेकिन राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत को इसकी जानकारी पहले से थी। वाजपेयी के बुलावे पर वह दिल्ली आए थे। वाजपेयी से मुलाकात के बाद उन्होंने मुझे राजस्थान हाउस बुलाकर बताया था कि वाजपेयी ने उनके सामने उपराष्ट्रपति पद की पेशकश रखी है। शेखावत जी का संसदीय अनुभव नाम मात्र था। वह एक बार थोड़ी देर के लिए लोकसभा के सदस्य बने थे। इसलिए उन्होंने वाजपेयी से कहा कि उनके नाम पर राष्ट्रपति पद के लिए विचार क्यों नहीं किया जा सकता। तब वाजपेयी ने उन्हें बताया था कि राष्ट्रपति पद के लिए ज्यादा बाहरी समर्थन की जरूरत पड़ेगी। उस समय भाजपा को लोकसभा में भी बहुमत नहीं था, राज्यसभा में भी नहीं था और ज्यादातर विधानसभाओं में भी नहीं था। इसलिए राष्ट्रपति बनाने के लिए बाहरी समर्थन की जरूरत थी। वाजपेयी जी ने इसलिए यह तय किया था कि वे किसी मुस्लिम के नाम पर विचार करेंगे ताकि उस उम्मीदवार को जिताने में मुश्किल पेश ना आए। यह बात उन्होंने शेखावत जी को बताई। मेरा तुरंत यह खबर न छापने का वादा था, लेकिन अगले दिन शेखावत को राष्ट्रपति बनाए जाने की अटकलें छपी थी। यह पूरी बात बताने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि खबरें किस प्रकार अटकलबाजी से छपती हैं। हालांकि 4 दिन बाद उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की खबर मैंने ही ब्रेक की थी। इस पर शेखावत जी मुझसे थोड़े खफा भी हुए थे, लेकिन मैंने यह वादा किया था कि मैं तुरंत खबर नहीं छापूंगा। शेखावत को उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए भी शरद पवार का सहारा लेना पड़ा था। असल में अटल बिहारी वाजपेयी जी को यह पता था कि शेखावत कुछ वोटों का खुद भी जुगाड़ कर सकते हैं। लोकसभा में एनडीए को बहुमत था, लेकिन राज्यसभा में तो एनडीए को भी बहुमत नहीं था और इन दोनों सदनों के बहुमत से उपराष्ट्रपति चुना जाता है। उस समय शरद पवार ने शेखावत की मदद की थी। शरद पवार, शेखावत और चंद्रशेखर, इन तीनों की अच्छी दोस्ती हुआ करती थी उस जमाने में। और शरद पवार ने शेखावत को वोट दिलाने के लिए नजमा हेपतुल्ला के घर पर बैठकर उनके टेलीफोन से कांग्रेसी सांसदों तक को फोन किए थे। और वास्तव में जब मतगणना हुई थी तो भैरों सिंह शेखावत को एनडीए से कहीं ज्यादा वोट मिले थे और जो वोट मिले थे उनमें क्षेत्रीय दलों के साथ साथ कांग्रेस के वोट भी थे। लेकिन अगली बार 2007 में जब भैरों सिंह शेखावत राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए तो वही शरद पवार कांग्रेस के साथ खड़े थे। और उसकी वजह यह थी कि सोनिया गांधी ने मराठी प्रतिभा पाटिल का दाव खेल दिया था, जो उस समय राजस्थान की ही राज्यपाल थी। कांग्रेस के मराठी दाव के कारण शिवसेना ने एनडीए में रहते हुए भी भैरों सिंह शेखावत को वोट नहीं किया था। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने सुरेश पिचोरी के माध्यम से उन्हें उपराष्ट्रपति बनाए जाने की पेशकश की थी।
वे पहले उपराष्ट्रपति थे ही, उन्हें एक और टर्म देने की पेशकश की थी। सुरेश पिचौरी उस समय संसदीय राज्य मंत्री थे और उनका सदन के नेता के नाते भैरू सिंह शेखावत जी से सीधा वास्ता पड़ता था, बल्कि रूटीन में हर रोज उनके साथ वास्ता पड़ता था। लबोलबाब यह है कि यह जरूरी नहीं कि जिन नामों पर अटकलबाजी चल रही है उन्हीं में से कोई भारत का अगला राष्ट्रपति हो। वैसे तो किसी मुसलमान को राष्ट्रपति बनाए जाने की अटकल पिछले 1 महीने से लगाई जा रही थी। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और यहां तक कि गुलाम नबी आजाद का नाम भी चल रहा था। आप सब लोगों को याद होगा कि जब गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा का टर्म खत्म हो रहा था और उनको विदाई दी जा रही थी, तो उस समय नरेंद्र मोदी किस तरह भावुक हो गए थे और गुलाम नबी आजाद भी किस तरह भावुक हो गए थे। उस समय अटकलें तो इस तरह की भी लगाई जा रही थी कि गुलाम नबी आजाद भाजपा में आ सकते हैं। हालांकि उनकी दोबारा से सम्मानजनक वापसी कांग्रेस में हो गई है। उन्हें अभी जो नई कमेटियां बनाई गई हैं उनमें सदस्य बनाया गया है, लेकिन नाम अभी भी एक मुस्लिम का चल रहा है। नुपुर शर्मा के विवाद खड़ा हो जाने के बाद आरिफ मोहम्मद खान का नाम फिर बड़ी तेजी से चला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के सामने अरब जगत के साथ भारत के संबंध बनाए रखना अत्यंत अहम है। फर्क यह है कि आरिफ मोहम्मद खान के साथ अब गुलाम नबी आजाद की जगह पर मुख्तार अब्बास नकवी का नाम अटकलों में शुमार हो गया है। वह शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के वफादार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष रहे हैं, वाजपेयी सरकार के समय राज्य मंत्री रहे हैं और मोदी सरकार के समय कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। इस बार उन्हें राज्यसभा में नहीं भेजा जाना उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की अटकल के लिए काफी है। लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय जगत को संदेश ही देना है तो उन्हें उपराष्ट्रपति बनाकर भी दिया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा की कार्रवाई चलानी होती है और नकवी को संसदीय कार्य का लंबा अनुभव है। उनके शिया मुसलमान होने के कारण कम से कम शिया समुदाय के भाजपा के साथ जुड़ने के आसार बनेंगे। अब जबकि नुपुर शर्मा विवाद के बाद भारतीय जनता पार्टी एकदम क्षेत्रीय दलों से भी और दूसरे सेक्युलर दलों से भी और मुस्लिम समुदाय से भी अलग थलग पड़ी है, तो ऐसे में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति मुस्लिम बनाया जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए और मोदी सरकार के लिए एक कूटनीति होगी, रणनीति होगी और सफलतम अभियान हो सकता है। पहली अटकल तो यह चल रही है कि नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत से किसी पिछड़े वर्ग के नेता को राष्ट्रपति बनाने को तरजीह देंगे। यह बात पिछले 1 महीने से चल रही है। इसकी 2 वजह थी। पहली यह कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी के पांव जमाने में इससे मदद मिलेगी। दूसरी वजह यह है कि नीतीश कुमार की ओर से बनाया जा रहा पिछड़े वर्ग की जनगणना का दबाव कम होगा। इसलिए तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन का नाम सुर्खियों में आया। वह तमिलनाडु की हैं और तेलंगाना में राज्यपाल हैं, पिछड़े समुदाय से आती हैं। एक संकेत यह आ रहा है कि राष्ट्रपति दक्षिण से ही होगा। वह तमिलनाडु की तमिलिसाई सुंदरराजन ना हो तो आंध्र प्रदेश से या केरल से भी कोई हो सकता है। सच यह है कि नरेंद्र मोदी के दिमाग को कोई नहीं पढ़ सकता। पिछली बार जब उन्होंने रामनाथ कोविंद का नाम घोषित किया था तो उनके नाम की अटकल दूर दूर तक नहीं थी। वह तो राजनीति के बियाबान से निकलकर राज्यपाल बने थे और फिर अचानक दलित कार्ड के कारण राष्ट्रपति पद तक पहुंच गए। इसलिए मोदी के सामने अटकलबाजी लगाना सिर्फ तुक्केबाजी ही होगा। ममता की बैठक का वामपंथी दलों और आम आदमी पार्टी और तेलंगाना राष्ट्र समिति के बाइकाट के बावजूद
विपक्ष का कोई साझा उम्मीदवार तय हो भी जाए, बाइकआउट करने वाले ये तीनों दल उसे समर्थन कर भी दें, तो भी जीतेगा एनडीए का ही उम्मीदवार। इसलिए यह एक फॉर्मेलिटी है कि विपक्ष अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। इसकी वजह यह है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन देने का मन बनाया हुआ है और इस तरह के संकेत दिए भी जा चुके हैं। राष्ट्रपति का चुना जाना बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस और टीआरएस पर निर्भर करता है। एनडीए को सिर्फ एक दल का भी समर्थन मिल जाए इन तीनों में से, तो उसका उम्मीदवार जीतेगा, जबकि विपक्ष के साझा उम्मीदवार को तीनों दलों का समर्थन मिले तभी वह जीत पाएगा। इसलिए ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। उम्मीदवार जीतेगा एनडीए का ही, और वह उम्मीदवार होगा वो जिसे तय करेंगे नरेंद्र मोदी। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरा नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।